बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टू वर्ल्ड्स। इस कहानी की शुरुआत में रैमी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है। पेशे से वो एक पेंटर है और एक दिन जब वो अपने बच्चों के साथ बैठा होता है तभी उसे एहसास होता है कि वो चेयर के अंदर धंसता चला जा रहा है। वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और ये बात अपनी पत्नी को बताता है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। और अब रैमी के साथ अक्सर ऐसा होता है, भी वो सोफे के अंदर धंसने लगता है तो कभी बेड के अंदर। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब एक दिन जब वो अपने स्टूडियो में होता है, उसके बच्चे भी वहां पर उसके साथ होते, वो उनके साथ टाइम पास करना शुरू कर देता है, जिस दौरान वो पानी के टैप को बंद करना भूल जाता है और तभी उसके स्टूडियो में पूरी तरह से पानी भर जाता है। वो अपनी पेंटिंग्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वो पानी के अंदर डूब जाता है। बड़ी मुश्किल से वो पानी से बाहर आता है, लेकिन अब वो उस जगह पर नहीं होता जहां वो डूबा था, यानी कि वो अपने स्टूडियो के अंदर नहीं है बल्कि नदी के बीचों बीच खड़ा है जहां पर चारों तरफ पहाड़ और जंगल हैं। वो देखता है कि इस दुनिया में 3 सूरज हैं, जिससे उसे साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये अर्थ नहीं बल्कि कोई और दुनिया है। और तभी वो देखता है कि सामने से कुछ लोग उसी की तरफ आ रहे हैं। इससे पहले कि वो ये पता लगा पाता कि वो कौन है, कोई उसे पानी के अंदर खींच लेता है और जब वो ऊपर निकलता है तो वो अपने स्टूडियो में होता है। दरअसल उसे वापस एक आदमी ने खींच लिया होता है। वो पूरी तरह से हैरान और परेशान होता है कि वो किस दुनिया में गया था। ये सारी बातें वो अपनी पत्नी को बताता है, लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि ये उसका इल्यूजन यानी कि भ्रम है। रैमी से कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल है। दरअसल उसकी पत्नी अपने बॉस को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है। रैमी की जिंदगी में सब कुछ खराब हो रहा है, ना तो अब उसका स्टूडियो बचा और ना ही उसकी पत्नी उसका साथ देने के लिए तैयार है। रैमी की पत्नी अपने बॉस को अपने घर लेकर आती है। रैमी उससे बहुत अच्छे से मिलता है, हालांकि वो जानता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहना चाहती है। पर इससे पहले कि वो कुछ कहते, रैमी उनसे कहता है कि मैं जल्दी घर छोड़कर चला जाऊंगा। और इसके बाद रैमी अपने परिवार के पास जाता है। वो बताता है कि मेरी पत्नी अपने बॉस से शादी करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है। मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत है। लेकिन रैमी की कोई भी मदद नहीं करना चाहता। रैमी इस बात से और भी उदास हो जाता है और अब वो किचन में कॉफी बनाने के लिए आता है, जहाँ पर उसकी कैट भी होती है। और तभी उसकी कैट जंप करती है और अचानक से हवा में रुक जाती है। साथ ही यहाँ पर टाइम पूरी तरह से रुक गया होता है। रैमी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर वक्त क्यों रुक गया। सिर्फ रैमी है जो कुछ कर पा रहा है। अगले पल वो जमीन में धंसना शुरू हो जाता है और एक सुरंग से होता हुआ वो एक बार फिर से उसी दुनिया में, उसी जंगल में जा गिरता है जहाँ पर उसने कुछ आदमियों को देखा था। ये सब जंगली आदमी होते हैं, रैमी को सब देखते हैं। हालांकि रैमी इनसे नहीं डरता, पर अगले पल उसे भागना पड़ता है क्योंकि ये सब लोग उसे मारकर अपना खाना बनाना चाहते हैं। रैमी अपनी जान बचाकर भागता हुआ एक गुफा के अंदर आ जाता है और इससे पहले कि वहां पर वो जंगली लोग आते जो रैमी को मारना चाहते हैं, रैमी को कोई चीज अपनी तरफ खींचती है और एक बार फिर से वो अपने घर के अंदर आ जाता है जहां पर सब सामान बिखर जाता है। वो सबको बताने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ था, और उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। सबको लगता है कि रैमी पागल हो चुका है और अगले पल वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास होता है। वो डॉक्टर को भी बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन इस तरह की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। अब वो अपने स्टूडियो आता है जहाँ पर वो पेंटिंग करता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं जिन्होंने उससे पैसे लेने, वो सब उससे पैसे मांग रहे होते हैं। अगले पल एक बार फिर से सब कुछ पॉज हो जाता है। वो जमीन के अंदर धंसना शुरू हो जाता है। वो सबको कहता है कि देखो मैं जमीन के अंदर धंस रहा हूँ, लेकिन ना तो कोई उसे सुन सकता है और ना ही देख सकता है। और एक बार फिर से वो उसी दुनिया में निकलता है जहाँ पर पहले भी वो 2 बार आ चुका है। वो देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं। ऐसा लगता है कि वो इसी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि वो इनकी भाषा नहीं समझ सकता, लेकिन उसे इनके इशारों से समझ में आ जाता है कि वो रैमी को उड़ने के लिए कह रहे हैं। रैमी को लगता है कि शायद उसके अंदर कोई ना कोई शक्ति होगी, इसीलिए ऊपर से वो जंप करता है, लेकिन मुंह के बल वो जमीन पर गिरता है। इसके बाद उनमें से एक जंगली आदमी उसे एक फल खिलाता है। इसे खाने के बाद वो उन लोगों की भाषा बोलना शुरू कर देता है। उसे बताया जाता है कि यहाँ पर एक राक्षस है जिसका नाम जुटान है, जो इनके कबीले में आकर कभी भी किसी को भी मारकर खा जाता था। इन्हें अपनी पवित्र किताब से पता चला कि दूसरी दुनिया का कोई आदमी आकर इन्हें जुटान से मुक्ति दिलाएगा।
इसीलिए अपने जादू मंत्रों से बार बार रेमी को उसकी दुनिया से यहाँ पर ले आते हैं। यानी कि रेमी को उस राक्षस को मारकर इन सब को उससे आजादी मुक्ति दिलानी होगी। पर रेमी साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि ये बहुत खतरनाक है। ये रेमी को उल्टा लटका देते हैं, लेकिन फिर भी रेमी इनकी बात नहीं मानता और इसके बाद रेमी को एक जगह कैद कर दिया जाता है ताकि वो जुटान को मारने की प्लानिंग कर सके। रेमी को भूख लगी होती है, इसीलिए वो यहाँ पर वाटरमेलन को उठाता है और अगले पल वो एक बार फिर से अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। उसके हाथ में अब भी वाटरमेलन होता है, लेकिन इस बार वो किसी को नहीं बताता कि वो यहाँ से दूसरी दुनिया में गया था, क्योंकि उसे अब पता है कि उसे दूसरी दुनिया में बार बार क्यों बुलाया जाता है। रेमी अब जानता है कि जब तक वो उस राक्षस को नहीं मारेगा वो उन कबीले वालों से, जंगली लोगों से मुक्ति नहीं पा सकता। इसीलिए वो ताकत की चीजें खाना शुरू कर देता है ताकि उसका मुकाबला कर सके, उस राक्षस को हरा सके। एक बार फिर से रेमी को वहां उसी दुनिया में बुलाया जाता है जहां पर वो उसे तलवार देते हैं और पूछते हैं कि हम उस राक्षस से कैसे निजात पा सकते हैं। रेमी कहता है कि इसका आसान तरीका है, तुम सबको इस गांव को छोड़कर किसी और गांव में यानी कि दूसरी जगह बसना होगा। पर कबीले का सरदार साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो आसमान से बिजली हमारे ऊपर गिरेगी, हम सब का खात्मा हो जाएगा। दरअसल आज तक कभी भी कोई इस कबीले से बाहर नहीं गया, सबका ये मानना होता है कि वो इस कबीले के अंदर ही रह सकते हैं। पर रेमी सबसे पहले कबीले के बाहर जाता है, जिसके बाद सब उसके पीछे कबीले से बाहर आ जाते हैं। और जब वे जंगल में होते हैं तभी जोडान के 2 आदमी आते हैं, लेकिन रेमी उनका मुकाबला करता है, उनमें से एक को मार देता है। जिसके बाद कबीले वाले रेमी को अपना सरदार बना लेते हैं। रेमी एक बार फिर से अपनी दुनिया में यानी कि अर्थ पर वापस आ जाता है। हाँ, वो लाइब्रेरी में जाता और किताब निकालता है जिसमें लड़ाई के अलग अलग तरीके होते हैं और उस किताब को लेकर एक बार फिर से वो उस दुनिया में जाता है जहां पर उस सब के अंदर उत्साह भरता है और कहता है कि हमें मुकाबला करना होगा, तभी हम अपनी और अपनों की जान बचा सकते हैं। रेमी की वजह से सबके अंदर उत्साह आ जाता है और वो तय करते हैं कि वो जुटान के आदमियों से उससे मुकाबला करेंगे। रेमी एक बार फिर से अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और रात को जब वो अपने बेटे के साथ बैठा होता है तभी वो एक बार फिर से धंसना शुरू हो जाता है और उस दुनिया में दोबारा पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि उसके लोग यानी कि कबीले के लोग जुटान के लोगों से लड़ रहे हैं। पर जुटान के लोगों की जीत हो रही होती है, इसीलिए वो अपने सभी लोगों को लेकर इस जगह से निकल जाता है और जुटान के लोगों को हराने का एक नया प्लान बनाता है। वो जुटान के लोगों के पास जाता है और उन सब का मजाक उड़ाता है। वो सब रेमी को मारने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देते। रेमी एक लकड़ी के खोल के अंदर छुप जाता है और अगले पल बहुत सारे तीर चलते हैं जो रेमी के लोग चलाते हैं और जुटान के सभी लोगों का खात्मा कर देते हैं। और अब सारे कबीले वाले रेमी के सामने आकर अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि रेमी की जंग नीति और उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से वो जंग जीत गए थे। और अब रेमी जो पहले से उनका सरदार है वो रेमी की हर एक बात को पूरे दिल और मन से मानते हैं। रेमी इस पूरे गांव में, इस पूरे कबीले में बहुत सारे सुधार करता है। उसकी जिंदगी यहाँ पर बहुत मजे में चल रही होती है। वो इस जगह का सबसे पावरफुल इंसान है। वो जो कहता है सब वही करते हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है रेमी पूरी तरह से बदल चुका है। जहाँ पहले वो एक डरपोक इंसान हुआ करता था अब वो बहुत बहादुर हो चुका है। साथ ही वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, वो यहाँ के लोगों को दबाता है। शुरू में तो सब उसकी बात मानते हैं, लेकिन अब लोग भी उसके खिलाफ होना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे ये बगावत इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ के लोग उसे मारना चाहते हैं। रेमी अपनी जान बचाने के लिए भागता है और इससे पहले कि लोग उसे मारते रेमी जमीन के अंदर धंस जाता है और एक बार फिर से अर्थ पर वापस आ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि लोगों को राजा तो चाहिए, लेकिन किसी को ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो उन्हें दबा कर रखे। रेमी अर्थ पर एक बार फिर से पेंटर की जिंदगी जीना चाहता है, इसीलिए वो पेंटिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक लड़की से उसकी मुलाकात भी होती है और जल्दी ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और तभी रेमी एक बार फिर से जमीन के अंदर धंस जाता है और वापस उसी दुनिया में चला जाता है जहां पर उसे बताया जाता है कि जोटान अब भी जिंदा है, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। रेमी जोटान से बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, लेकिन यहाँ के लोग जबरदस्ती उसे उस गुफा के अंदर भेज देते हैं जहां पर जोटान रहता है और अब उसके सामने जोटान होता है जो उससे हाइट में, कदकाठी में बहुत लंबा होता है। हालांकि रेमी बहुत डर रहा होता है, लेकिन उसके पास जो हथियार होता है वो जोटान की तरफ फेंकता है और उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है।
जोटान की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से रेमी जोटान का खात्मा करके एक बार फिर से इन लोगों का हीरो बन जाता है। अभी भी आखिरी रस्म पूरी नहीं हुई। आखिरी रस्म में ये रेमी को मार देंगे। रेमी को जब ये बात पता चलती है तो बहुत डर जाता है। यहाँ पर वो जादूगर वो आदमी भी होता है जिसने रेमी को यहाँ पर बुलाया था। उसके हाथ में वो जादुई चीज होती है जिससे उसने रेमी को इस दुनिया में बुलाया था। वो उसे आग में फेंक देता है ताकि दूसरी दुनिया का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। वहीं अर्थ पर दिखाया जाता है जहाँ रेमी पूरी तरह से कोमा में जा चुका है। उसके सामने वो लड़की होती है जो उससे प्यार करती है। रेमी को उठाने की कोशिश करती है लेकिन रेमी नहीं उठता। वहीं दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है जहाँ पर रेमी को मारने वाले होते हैं कि तभी उनमें से एक आदमी आग में जलती हुई उस चीज को जिससे अर्थ का रास्ता खुल सकता है उसे उठाकर पानी में फेंक देता है। इससे एक बार फिर से अर्थ का रास्ता खुल जाता है और रेमी वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। उस वक्त वो हॉस्पिटल में होता है और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। यहाँ पर रेमी की पत्नी भी होती है, साथ में वो लड़की भी जो रेमी को पसंद करती है। रेमी भी उसे पसंद करता है। दरअसल इस लड़की को नहीं पता होता कि रेमी की पत्नी भी है और जब उसे पता चलता है तो रेमी से कहती है कि तुम्हें अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए और ये कहकर वो वहां से निकल जाती है। रेमी की पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो रेमी से माफी मांगती है और कहती है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। रेमी की जिंदगी में अब सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उसके पास अपना पूरा परिवार है। वहीं दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है जहां पर रेमी का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया जाता है क्योंकि रेमी कहीं ना कहीं उनका हीरो है। उसने राक्षस को और उसकी सेना को मारकर इन सब को हमेशा के लिए आजाद किया था और रेमी का स्टैचू बनाकर ये हमेशा के लिए रेमी को याद रखना चाहते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।